कैसे बदला चीन। अफीम के नशे में डूबा उजड़ा बिखरा एक देश बीते दशकों में कैसे बन गया दुनिया की महाशक्ति। वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन की एक पड़ताल। कैसे बदला चीन। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें। अफीम के नशे में डूबा एक उजड़ा बिखरा देश आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की ओर है। चीन के इस काया पलट की अगुवाई करने वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी ने जुलाई की पहली तारीख को अपने गठन के 100 साल पूरे कर लिए हैं। चीन के महाशक्ति चीन बनने की इस रोमांचक कहानी को अपने नजरिए के साथ शब्दों में पिरोया है वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन ने। रेडियो खिड़की के इस खास कार्यक्रम कैसे बदला चीन में सिलसिलेवार एपिसोड्स में इस कहानी के पन्ने खोले जा रहे हैं। पेश है पहला एपिसोड, चमकता चीन। बीती 1 जुलाई 2021 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर चुकी है। किसी राजनीतिक दल का 100 साल तक प्रासंगिक बने रहना अपने आप में एक उपलब्धि है, लेकिन यह कोई अनोखी बात नहीं है। दुनिया में आज ऐसी कई पुरानी पार्टियां मौजूद हैं जो अपने अपने देशों में प्रासंगिक बनी हुई हैं। अगर स्थापना के क्रम के हिसाब से देखें तो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी, जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटेन की लेबर पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना में खासी पुरानी ठहरती है। इनकी अभी अपने अपने देशों में महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। बहुत सी उपलब्धियां इन पार्टियों के नाम भी हैं। इसके बावजूद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी ने आधुनिक विश्व के राजनीतिक इतिहास में अगर अपनी एक विशेष और अतुलनीय स्थिति बनाई है तो उसकी वजह यह है कि उसने पिछले 100 सालों में चीन जैसे बड़ी आबादी वाले देश का पूरा काया पलट कर दिया है। आज इस परिवर्तन के आर्थिक परिणामों में सारी दुनिया में गहरी दिलचस्पी देखने को मिल रही है, मगर चीन की ये आर्थिक हैसियत वहाँ पिछले 100 साल में उभरे एक नए किस्म के राजनीतिक संगठन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में आए बुनियादी बदलावों का ही नतीजा है। इस पूरी परिघटना को समझे बिना उसकी आज बनी आर्थिक हैसियत को नहीं समझा जा सकता। इस पूरी कथा पर गौर किए बिना यह भी नहीं समझा जा सकता कि सिर्फ 70 साल की अवधि में एक युद्ध जर्जर और लुंज पुंज देश दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गया। कैसे बदला चीन। अफीम के नशे में डूबा उजड़ा बिखरा एक देश बीते दशकों में कैसे बन गया दुनिया की महाशक्ति। वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन की एक पड़ताल। कैसे बदला चीन। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 1949 में जब चीन में सीपीसी के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिकन यानी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई तो उसके पहले तक चीन को अफीमचियों और वेश्याओं का देश कहा जाता था। सदियों तक राजतंत्र के तहत चली सामंती व्यवस्था और 19वीं और 20वीं सदी के उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी हमलों ने इस प्राचीन देश की यही हालत कर रखी थी। वो देश आज कहाँ है? ब्रिटेन में हुए G7 शिखर सम्मेलन में हुई चर्चाओं पर गौर करें तो इसका अंदाजा खुद लग जाता है। पश्चिमी दुनिया में पिछले एक दशक से जो चर्चाएं चल रही हैं, G7 शिखर बैठक उसी का एक सिलसिला थी। जिन देशों ने लगभग
300 साल तक दुनिया के विभिन्न हिस्सों को उपनिवेश बनाकर रखा था, जिन्होंने पूरी दुनिया का साम्राज्यवादी शोषण किया, वे आज मिलकर चीन को घेरने की रणनीति बनाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाए हुए हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने प्योर्ट ऑफ एशिया यानी एशिया की धुरी रणनीति से इसकी शुरुआत की थी, जो आज हाई पिच पर पहुंच गई है। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की बढ़ती ताकत को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया था। इसके लिए वहां के एस्टेब्लिशमेंट को दोषी ठहराते हुए उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि वे अप्रत्याशित रूप से चुनाव जीत गए। 2020 में वे हार जरूर गए, लेकिन मुद्दा इतना गर्म रखा कि उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को चीन के खिलाफ सख्त से सख्त रुख लेने में उनसे होड़ करनी पड़ी। राष्ट्रपति के रूप में अपने अब तक कार्यकाल में बाइडेन ने चीन को दुनिया की नंबर 1 शक्ति ना बनने देने को अपना सबसे प्रमुख एजेंडा बना रखा है। हालत यह है कि अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए घोषित अपने पैकेज को कांग्रेस की मंजूरी दिलाने के लिए उन्हें यह तर्क देना पड़ रहा है कि चीन का मुकाबला करने के लिए ये जरूरी है। G7 की शिखर बैठक में जो बाइडेन का प्रमुख एजेंडा बाकी 6 देशों को चीन विरोधी मुहिम में सक्रिय भागीदार बनाने का रहा है। इस सिलसिले में पश्चिमी देशों ने पिछले कुछ वर्षों से चीन के सिंगजियांग प्रांत के उइघुर मुसलमानों के दमन के एक बनावटी कहानी तैयार की है, जिसको लेकर उन्होंने चीन के बाकी दुनिया में साख खत्म करने का अभियान छेड़ा हुआ है। ये कहानी काफी कुछ 2001 के बाद इराक के व्यापक विनाश के हथियारों के खड़े किए गए हव्वे से मेल खाती है। इस कहानी में चीन में आमतौर पर मानवाधिकारों के हनन, जबरिया मजदूरी लेने के चलन और उसकी तानाशाही व्यवस्था के पुराने आरोपों से जोड़कर पेश किया गया है। ये सारी बातें G7 शिखर सम्मेलन में दोहराई गईं। लेकिन जो एक नई बात वहां हुई वह चीन की वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब में G7 की अपनी वैसी ही परियोजना शुरू करने की घोषणा है, जिसे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी वापस बेहतर दुनिया बनाओ नाम दिया गया है। इस परियोजना के लिए कहां से धन आएगा, उसे कौन बनाएगा और ये कब और किस हद तक बन पाएगी, ये बातें अभी साफ नहीं हैं। फिलहाल गौर करने की बात यह है कि चीन ने जिस परियोजना को एशिया से यूरोप होते हुए अफ्रीका तक काफ़ी आगे बढ़ा लिया है, अब पश्चिमी देश उसका जवाब वैसी ही परियोजना से देने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। और यह सिर्फ उनका अकेला मोर्चा नहीं है। दुनिया को कोरोना वैक्सीन की सप्लाई में जो रिकॉर्ड चीन ने कायम कर लिया है, उसका मुकाबला करने के लिए भी अब पश्चिम के देश जागे हैं। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी सबसे पहले चीन में फैली, लेकिन चीन ने फुर्ती से उस पर काबू पाने के बाद जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था संभाली, उसने सारी दुनिया का ध्यान खींचा। उसके बाद कई कोरोना वैक्सीन विकसित करने के साथ ही दुनिया के लगभग 70 देशों में चीन ने उसकी आपूर्ति की। इसमें से 2 काफ़ी चर्चित हैं, लेकिन कुल 5 वैक्सीन पर काम आगे बढ़ा है। उसे पश्चिमी कॉरपोरेट मीडिया ने वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम दिया। अब उस कथित डिप्लोमेसी का जब पश्चिमी देश मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही मीडिया उसे मानवीय मदद के रूप में पेश कर रहा है। सवाल यह है कि औपनिवेशिक शोषण से विकास और समृद्धि का ऊंचा स्तर प्राप्त कर चुके पश्चिमी देश आखिर तीसरी दुनिया के एक देश से इतना भयभीत क्यों है, जिसे अब भी विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है। अगर जो बाइडेन समेत पश्चिमी नेताओं के बयानों और पश्चिमी कॉरपोरेट मीडिया में चलने वाली चर्चाओं पर गौर करें, तो इस सवाल का जवाब सामने आने में देर नहीं लगती। वजह यह है कि बीते 300 साल में पहली बार गैर पश्चिमी और गैर औपनिवेशिक कोई देश पश्चिम के आर्थिक और कूटनीतिक वर्चस्व को चुनौती देने की हैसियत में उभर कर सामने आया है। अनुमान यह है कि अगले 7 साल में वह सकल रूप में यानी प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से नहीं,
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब यानी प्रमुख केंद्र वह पहले ही बन चुका है। सूचना और संचार तकनीक के कई पहलुओं में उसने पश्चिम को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ ये याद करने की बात है कि 2008 में जब पश्चिमी देशों में आर्थिक मंदी आई और उससे पूरी विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, तो अपने विशाल निवेश के जरिए उसके असर से चीन ने ही दुनिया को एक हद तक निकाला था। उसकी उसी रणनीति का अगला चरण बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में सामने आया। दरअसल यही घटनाक्रम वह मौका बना जब पश्चिमी दुनिया का ध्यान चीन की बढ़ती हुई हैसियत पर गया और उसके कुछ ही वर्षों के बाद एशिया की धुरी जैसी रणनीतियों की बात सुनाई देने लगी। तो कुल हकीकत यह है कि चीन की आज ऐसी ताकत या हैसियत बन गई है और ऐसा हाल के वर्षों में चीन सरकार ने अपनी जनता का अपनी शासन व्यवस्था में भरोसा लगातार मजबूत करते हुए किया है। इस बात की पुष्टि पिछले साल जुलाई में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन से हुई थी। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह रहा कि निकट भविष्य में चीन के लोगों की निगाह में वहां की शासन व्यवस्था की वैधता के संदिग्ध होने की संभावना नहीं है। 2020 में चीन ने अपने यहाँ चरम गरीबी खत्म करने का ऐलान किया था। खुद पश्चिमी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि पहले चीन के जो इलाके सबसे गरीब थे, अब वहां भी गांवों में जिंदगी काफी बदल गई है। इस बदलाव के साथ बढ़ती गैर बराबरी जैसी कई समस्याएं भी वहां खड़ी हुई हैं, जिन पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। इस लेख श्रृंखला में हम चीन की मुश्किलों और वहां जारी या नई पैदा हुई समस्याओं पर भी ध्यान देंगे। फिलहाल हम बात एक विशाल देश के उस काया पलट की कर रहे हैं जैसा कोई और उदाहरण विश्व इतिहास में नहीं है। इस बात की सबसे बड़ी पुष्टि खुद उन देशों के रुख से होती है जिनमें इस काया पलट से अपना वर्चस्व टूट जाने का भय समा गया है। उसका परिणाम एक नए शीत युद्ध के रूप में सामने आता दिख रहा है। गौरतलब है कि पहला शीत युद्ध दुनिया ने 20वीं सदी में देखा था। तब मुकाबला तत्कालीन सोवियत संघ के खेमे और पश्चिमी देशों के बीच था। लेकिन ये बात रेखांकित करने की है कि सोवियत संघ ने सैनिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पश्चिमी वर्चस्व को अवश्य बड़ी चुनौती दी थी, लेकिन वह कभी दुनिया पर अपने आर्थिक वर्चस्व के लिए खतरा नहीं बन पाया था। चीन सैनिक मामलों में संभवतः आज भी अमेरिका और पश्चिमी देशों से कमजोर है। अमेरिका के आज भी दुनिया में 800 से ज़्यादा सैनिक अड्डे हैं, जिससे उसके साम्राज्य को निकट भविष्य में कोई सैनिक चुनौती मिलने की गुंजाइश कम है। आधुनिक तकनीक के ज़्यादातर क्षेत्रों में पश्चिमी देशों की बढ़त कायम है। इसके बावजूद चीन के उभार से आज जैसी बेचैनी उसमें देखी जा रही है, वैसी पहले शीत युद्ध के समय भी नहीं देखी गई थी। तो जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी शताब्दी मनाने की तैयारी में जुटी है, तब बाकी दुनिया के लिए दिलचस्पी का विषय यही समझना है कि आखिर चीन ने अपनी ऐसी हैसियत कैसे बनाई। सीपीसी ने कैसे एक जर्जर देश को वापस खड़ा किया। इस दौरान उसने क्या प्रयोग किए, उन प्रयोगों के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम कैसे रहे हैं। अगली किस्त में हम बात शुरू से शुरू करेंगे, यानी देखेंगे कि आखिर ये बात कहां से शुरू हुई और फिर कैसे आगे बढ़ी। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।